नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज संविधान में हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित कई क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। संविधान से तुम्हारे 5, 6, 7 यानी 5 से 7 के बीच क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो इसलिए हर टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का यूपी पुलिस के लिए, बाकी अदर जो परीक्षा हैं उनके भी लिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के विषय में। देखो, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है यानी कार्य करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। यानी संविधान के हिसाब से जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के। लेकिन होता क्या है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, और उसका जो मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के जो शक्तियों का उपयोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। तो देखेंगे राष्ट्रपति को। भाई देखो, राष्ट्रपति एक तो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और देश का प्रथम नागरिक होता है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अब एक तरफ से कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता है ना, वो अनुच्छेद 58 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो आप बोलोगे अनुच्छेद 58 में। क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? पहला तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी नागरिकता भारत की हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, यानी कम से कम 35 साल उम्र हो। इससे ज़्यादा है तो ठीक, लेकिन 35 साल से कम है तो फिर वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। तीसरा है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। जैसे कोई सरकारी टीचर ना हो, सरकारी वकील, सरकारी डॉक्टर ना हो। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसे अपना लाभ का पद त्यागना होगा, तब चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद होता है लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता। तो भाई उसमें उतनी योग्यता होनी चाहिए कि जितनी लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। जैसे शिक्षित हो, तो शिक्षित की कोई डेफिनेशन भारत में नहीं है कि भाई 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन हो या 8वीं पास हो, ठीक है। बस उस पर कोई जो संविधान में वर्णित भाषा है उनमें से एक भाषा पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, वही शिक्षित माना जाएगा। अब एक दिवालिया ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। दिवालिया का मतलब है किसी भी बैंक से या सरकारी पैसा उसने लिया है, लोन वगैरह, और उसको फिर भरे ही ना, वापस ही ना दे, ऐसे लोगों को सरकार दिवालिया घोषित कर देती है। तो ऐसा भी ना हो। तो ये अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता देखी हमने, ठीक है। अब बताओ, राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, भाई हमने कभी राष्ट्रपति की वोट डाली ही ना है। तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन इसकी वोट डालते हैं, यहाँ भी महत्वपूर्ण बात है। एक तो बात ध्यान रखेंगे, निर्वाचन मंडल की जो बात है ना वो अनुच्छेद 54 में है। जितने अनुच्छेद लिखवाए हैं ना यहाँ लिखें, वो सब महत्वपूर्ण है। और इसी पेज पे पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट, सही है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो भाई सुन लियो, 15 मिनट की वीडियो मुश्किल से। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में दिया गया है इसकी व्यवस्था। तो भाई इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, वो भाग लेंगे। और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के पद के लिए वोट डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, कौन भाग ना लेंगे भाई? फिर देखो, राज्यों में जो विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ना लेंगे, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद भाई देखो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, यानी ऐसे 50 आदमी होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब जो उसका नाम लेके आवे सदन में कि भाई हम इससे चाह रहे हैं, वो होते हैं प्रस्तावक। तो ऐसे 50 सदस्य होने चाहिए हमारी संसद के जो उसके नाम का सुझाव दें। और फिर इन 50 प्रस्तावकों के बाद 50 अनुमोदक हों। तो 50 सदस्य ऐसे हों जो समर्थन करें कि हाँ भाई हम सहमत हैं इसी व्यक्ति से ये राष्ट्रपति होना
चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस बात पर भैया रट्टा मार दें, समझाने में 10 मिनट खराब होंगे, बेकार की बात है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अच्छा, जब ये राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो क्या इसकी शपथ भी होगी? बिल्कुल होगी। और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, या हम उसे ये कह सकें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अच्छा, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर त्यागपत्र भी देना होगा राष्ट्रपति को। तो अपना त्यागपत्र, इस्तीफा कौन सौंपेंगे? राष्ट्रपति महोदय। तो आप बोलोगे उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, 5 साल काम करने के बाद अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। क्या इन्हें वेतन भी दिया जाएगा? तो जी, राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है प्रति माह। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस ने 2019 के उसमें पेपर में पूछा है कि राष्ट्रपति का वेतनमान कितना है। तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख, और वो भी आयकर मुक्त। ये 5 लाख महीने में, कहीं साल में समझो भाई, है ना। और आयकर मुक्त यानी इनके वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी पेंशन और भत्ते, रिटायर होने के बाद वो सब सुविधा, मेडिकल सुविधा, है ना, और यात्रा के लिए उन्हें जो सुविधा मिलेगी, मकान वकान, वो सब मिलेंगे। ठीक, और कार्यकाल के दौरान भी अन्य सुविधा वो अलग है। अब देखो, हमें पढ़ना है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। सबसे पहले यही पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आप बोलोगे अनुच्छेद 61। अच्छा, क्या प्रक्रिया है ये? महाभियोग क्या है? महाभियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 61 में है। क्यों हटाएंगे? अगर मान लो राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, तो संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाएगी। जिस दिन संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, उससे 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। अब किसी भी सदन में हम ये प्रस्ताव ला सकें, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जब ये प्रस्ताव 2/3 दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाए, 2/3 बहुमत से पास हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। 2/3 का मतलब है, अगर 3 सदस्य हैं ना, 2/3 3 सदस्य हैं, तो 2 ये कह दें हाँ भाई महाभियोग सही लाए हैं, हटना चाहिए, ये सही है, हाँ, तो अब ये अपने पद से हट जाएगा। अब देखो नियुक्तियां, राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करता है? तो आप बोलोगे जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन से मुख्य न्यायाधीश की? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उनके भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यों में जो राज्यपाल होंगे, राज्यपालों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जो ही नियुक्तियां हैं। अब हमें पढ़ने हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। मनोनीत यानी इनका इलेक्शन नहीं होगा, राष्ट्रपति केवल
इनका नाम सुझाव दे देगा कि ये राज्यसभा में जाने चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने चाहिए। अब ऐसे वो 12 व्यक्ति कौन हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो भाई वो कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त की हो, बहुत बड़े फेमस हों अपने क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र? तो कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया काम किया है, महान कार्य किया है और वो प्रसिद्ध है, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो अनुच्छेद 331, इसके द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। अब नहीं, करता था पहले। एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था लोकसभा में। कितने सदस्य? 2। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये सिस्टम खत्म कर दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा में अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। तो भाई फिर कोई संविधान में संशोधन करना पड़ा होगा। बिल्कुल, संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये सिस्टम हटा दिया। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में तो 12 सदस्य मनोनीत कर देगा, लेकिन लोकसभा में अब एक भी सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। एक बात यहीं पे ध्यान देंगे कि जो हमने निर्वाचन मंडल देखा था ना, वहाँ पे लोकसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे और राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। लेकिन जो ये निर्वाचित है ना, वही वोट करेंगे। और ये तो भाई मनोनीत हो ही करे, 12 ये और 2 ये, तो ये तो अब खत्म, ये तो अब रहेंगे ही ना। तो ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है। चलो फिर आगे बढ़ो। अब देखें भाई कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, अच्छा क्या है अध्यादेश? छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये भी ध्यान रखेंगे एक पॉइंट कि सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसका संचालन, सेना का संचालन विधि के अनुसार होता है, डायरेक्ट हैंडल नहीं करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निहित है। क्षमादान शक्ति? हाँ, अनुच्छेद 72 में। तो क्या क्षमादान शक्ति है? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की क्षमादान शक्ति मिली हुई है। पहली, किसी कोर्ट द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को वो सजा मुक्त कर सकता है। यानी अगर किसी की फांसी बोली हुई है तो उसे क्षमा कर देगा कि भाई कोई फांसी ना होगी अब इसकी, चलो इसे जीवन दान दिया जाए, पहला काम। दूसरा, वो सजा का प्रारूप चेंज कर देगा। जैसे किसी अगर फांसी की सजा मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे चेंज कर देगा कि भैया फांसी मत दो, उसे आजीवन कारावास कर दो। तो ये भी सजा चेंज कर दी, स्वरूप बदल दिया। तीसरा क्या है कि अगर मान लो किसी आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है सजा का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्षमादान शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को। अब आती हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भैया राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तो ये आती हैं अनुच्छेद 52 से 360 तक, 352 से 360। तो इनमें आप 3 पढ़नी है केवल, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाएं। पहला, कोई बाह्य आक्रमण हो, देश में गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, ज़्यादा बड़े आक्रमण का अंदेशा हो, किसी दूसरे देश से बहुत भयंकर युद्ध होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, यानी राज्य की जो सरकार है वो ना बन पावे। जैसे इलेक्शन हो और इलेक्शन होने पर कोई भी राजनीतिक दल
सरकार बनाने के लायक ना हो, बहुमत उसे उतना ना मिले, तो वहाँ राज्य में क्या लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और भाई अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 360 है। तो राष्ट्रपति की ये 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति क्या है कि सत्र आहूत व सत्र अवसान करना। देखो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में सत्र बुलाए जाएं और फिर सत्रों का समापन हो, तो राष्ट्रपति ही तो सत्र बुलाएगा और राष्ट्रपति ही सत्र का समापन का आह्वान करेगा। तो सत्र आहूत करना, आहूत मतलब बुलाना, और सत्र अवसान करना यानी सत्र की समाप्ति करना, ये दोनों राष्ट्रपति के ही काम है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा भंग करना। 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है, 5 साल, 5 साल कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा भंग कर सके भाई। अब इसके बाद में आता है संसद में अभिभाषण। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण भी दे सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाएगा ना, वो भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप बोलोगे लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति। अच्छा, कई विधेयक ऐसे होंगे जिन्हें सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति पहले पूछना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हमें कौन से विधेयक में लेनी पड़ेगी, वो देखें। कोई भी धन विधेयक है, यानी सरकार कोई धन विधेयक लाना चाह रही है सदन में, तो उस धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति पहले पूछनी पड़ेगी। फिर देखो भाई, नए राज्यों का निर्माण करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य का नाम बदलना हो, ऐसे विधेयक लाने से पहले सरकार राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी। नेक्स्ट है संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक से पूर्व। अगर भारत की जो संचित निधि है, जो खजाना है, कोई विधेयक ऐसा ला रहे हैं जिसका प्रभाव खजाने पे पड़े, वहाँ से पैसा निकले, तो ऐसे विधेयक लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो भाई याद करने की ये बातें जो आप पढ़नी है, लेकिन अभी रुक जाएंगे, अभी और है काफ़ी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नोट करते जाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा मनोनीत किया गया था और दूसरी बार उनका निर्वाचन हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे करे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति रहे और 1 कार्यकाल ये राष्ट्रपति रहे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दूसरे राष्ट्रपति पूछ ले तो आप बोलोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसके बाद तीसरा नाम आता है किसका? तो आप बोलोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तबला वादक थे। अच्छा, अगर पूछ ले भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर पूछ ले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो आप बोलोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति आप पता ही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली भारतीय आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है। अब तक की सबसे कम उम्र वाली ये महिला राष्ट्रपति हैं, मतलब राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र की हैं। तो भाई एक टॉपिक यहाँ से तुम कंप्लीट करोगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं ना, उन सब के क्रम से नाम याद कर लियो। यहाँ से भी वो यूपी पुलिस में पूछ लें, ठीक है। कि मान लो आप पे पूछ ले, कोई नाम दे देगा किसी राष्ट्रपति का कि इनके बाद
भारत का राष्ट्रपति कौन बना, ऐसा एक क्वेश्चन बना है यूपी पुलिस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और भाई अगर वीडियो सही लगी है तो लाइक कमेंट्स और शेयर और सब करें।